पहली रात में ये हुआ कि इसके पैर को लगा जैसे किसी इंसान ने इसके पैर को खींचा हो। वहाँ से भागते हुए इसके हाथ पर कुछ ऐसे निशान लगे जो लग रहा था जैसे किसी ने गहरे तरीके से इसके हाथों पर नाखून अपने शिकंजे की तरह कस दिए हों। एक ऐसी मेज़ को, एक ऐसी भारी स्टेबल को सिर्फ़ एक लात से किसी दूसरे कोने तक पहुँचा देना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। नहाने के दौरान जैसे ही इसने अपनी नज़र घुमाई, तो वहाँ पर मौजूद था एक साया जो इसका इंतज़ार कर रहा था इसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदलने के लिए। आज की जो कहानी है वो इतनी ज़्यादा डार्क है और जब मेरे पास ये पहली बार आई, तो मुझे इसको पढ़ने में थोड़ी देरी हो गई। लेकिन बिना अब कोई देरी किए मैं आपको इस कहानी के बारे में बताता हूँ। कहानी जो सच्ची है, एक ऐसे कपल की जो मुस्लिम है। एक लड़का जिसका नाम शावेज़ है और उसकी गर्लफ्रेंड सायमा। दोनों ने कुछ वक़्त तक डेटिंग की और डिसाइड किया कि वो शादी करते हैं। शादी के बाद इन लोगों ने हनीमून का डिसाइड किया, लेकिन पैसे की थोड़ी तंगी होने की वजह से अब्रॉड के लिए इन्होंने जो अपना प्लान था वो ड्रॉप किया और इन्होंने उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी के गाँव में अपना हनीमून जो था उसको मनाने के लिए उसको डिसाइड किया। वहाँ पर पहुँचे, एक जो होटल था उसमें चेक इन किया। अब ये लोग इतने ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट थे कि जैसे ही ये लोग वहाँ मौजूद लोगों की दुकान से ख़रीदारी करने के लिए निकलते थे, वहाँ की कल्चरल चीज़ें होती थी, उनको अडॉप्ट करने के लिए जैसे ही उन लोगों से बात करते थे, तो लोगों से काफ़ी ज़्यादा घुल-मिल जाते थे। अब ये उस वक़्त अपने हनीमून के लिए उस जगह पर मौजूद थे, जब होली का दिवस पास में आ चुका था। अब वहाँ के लोगों ने इनको बताया कि हम जो अपनी होली सेलिब्रेट करते हैं, वो तरीका थोड़ा अलग है, यहाँ का कल्चर जो है वो थोड़ा अलग है। इन्होंने जो वहाँ के लोग थे, ये अपना होली का दिवस मनाने से पहले 1 दिन पहले इनके गाँव में मौजूद एक मंदिर में पूजा करते थे और इन लोगों ने इन 2 कपल को भी ऐसा अपने साथ जाने के लिए इनवाइट किया। अब शाविज़ और साइमा दोनों ही लोग इन लोगों के साथ, जो लोकल मार्केट वाले थे, इन लोगों के साथ उस इलाके में जाने के लिए तैयार हो गए जो इनके रूम से थोड़ा नीचे पड़ता था, क्योंकि पहाड़ी इलाके में इन लोगों ने जहाँ जिस होटल में अपना चेक इन किया हुआ था वो थोड़ा ऊंची जगह पर आता है। लेकिन वहीं जो वो लोग थे वो उस गांव में जाकर के पूजा करते थे, जो कि थोड़ा नीचे के स्तर पर मौजूद था, जो कि एक नीचे पहाड़ी के नीचे इलाके पर मौजूद था और वो मंदिर उस पहाड़ी के इलाके के सबसे एंड के छोर पर स्थित था। ये लोग लोगों के साथ मंदिर के पास पहुँचे। मंदिर में लोगों ने प्रार्थना जो थी, जो पूजा थी, इसको करना स्टार्ट किया। इतने में साइमा की नज़र पड़ती है लिप्टिस के बड़े-बड़े पेड़ों के बीच में गुज़रने वाली एक झील पर। उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट था इसको इतना ज़्यादा पसंद आया कि इसने शावेज़ से डिस्कस किया कि क्यों ना हम यहाँ पर कैंपेनिंग करते हैं। और दोस्तों, ये वो कैंपेनिंग थी जिसको करने के बाद इनकी ज़िंदगी हमेशा-हमेशा के लिए बदल जाने वाली थी। इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम यहाँ रात में कैंपेनिंग के लिए आएँगे। जल्दी से इन्होंने एक मैट का इंतज़ाम किया और रात को लगभग 9 से 10 बजे के बीच ये लोग यहाँ पर पहुँच गए। हालाँकि रास्ते से गुज़रते हुए साइमा की नज़रें उन घरों पर पड़ी जो लग रहा था जैसे कि जले हुए हैं और उनके घरों के दरवाज़ों पर ताले लटके हुए थे। ये लोग बिना कोई ऐसी चीज़ को दिमाग से समझते हुए वहाँ पर पहुँचे, अपनी कैंपेनिंग जो थी वो स्टार्ट की। पास ही में एक बॉनफायर जो झील के बिल्कुल किनारे पर इन्होंने सेट किया और वहाँ पर बैठ गए। लगभग 1:30 के आसपास इन लोगों ने अपने जो टेंट में वो डिसाइड किया कि अब हम सोने के लिए चलते हैं। ये लोग वहाँ गए। पहली रात इनकी बहुत ज़्यादा हसीन गुज़री, सिवाय इस खौफ़नाक मंज़र के। अचानक रात को 2:30 बजे जो साइमा थी वो पानी पीने के लिए उठी और जैसे ही पानी पीकर वो दोबारा सोने के लिए मैट में जाने लगी, तो उसके कानों में लगा जैसे कोई औरत उसके पास बैठकर रो रही है। उसकी समझ नहीं आया ये सब क्या हो रहा है। उसको लगा कि शायद कोई जानवर हो सकता है, क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाका है और पास में कुछ पेड़ मौजूद हैं जो लग रहा है जैसे जंगल है, तो शायद कोई ऐसा जानवर हो सकता है। उसने इस आवाज़ को इग्नोर किया और वो सो गई। ये रात उनकी अच्छी खासी गुज़री थी। अगले दिन भी उन्होंने कैंपेनिंग के लिए वही जगह, वही प्लेस सेलेक्ट किया और लगभग
9-10 के बीच ये लोग वहाँ पहुँच गए। अपनी कैंपेनिंग ख़त्म करने के बाद रात को लगभग 1 बजे इन्होंने वापस अपने टैंक में जाना डिसाइड किया। वहाँ पहुँचने के बाद आज की रात साइमा की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। शायद वो इस खतरे से अनजान थी कि इस रात का जो लुत्फ़ वो उठा रही है, इसका जो रिटर्न है उसको अपनी जान देकर चुकाना पड़ जाएगा। रात के लगभग 3 बजे इसको लगा जैसे किसी ने इसका पैर खींचा है, बिना किसी आवाज़ के। ऐसा लगा जैसे इसके पैर को खींचकर कोई एक तरफ खड़ा हो गया हो। इसकी आँखें खुली। इसने चारों तरफ नज़र घुमाई, देखा तो शावेज़ और साइमा के अलावा इस टैंक में कोई भी मौजूद नहीं था। अब अपनी आँख बंद कर ये सोने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन इतनी आसानी से अगर वो सो जाती तो बात ही क्या होती। अब जैसे ही ये सोने लगी तो लगभग 1 घंटे के बाद लगभग 3:30 से 4 बजे इसको महसूस हुआ कि कोई इसका गला दबा रहा है। इसके हाथ जो थे वो छटपटाना शुरू हो गए। इसकी आँखों से आँसू निकलने लगे। अपने गले से ये पूरी जान लगाने लगी चिल्लाने के लिए। लेकिन वहाँ पर ये अपने आप को बिल्कुल असहज महसूस कर रही थी। अचानक इसका एक हाथ शावेज़ को लगा और जैसे ही उसकी आँखें खुली उसने देखा कि साइमा की आँखें बंद हैं और वो छटपटा रही है। उसने जल्दी से इसको झंझोड़ कर इसको उठाया, इससे पूछा कि तुम क्या कर रही थी? ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? उसने बताया कि मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है, मैं तुम्हें उठाने की कोशिश कर रही थी और तुम जाग नहीं रहे थे, मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी और आज मुझे लगा जैसे मेरा पैर किसी ने खींचा हो। मुझे लगा था जैसे कल कोई औरत मेरे बराबर में मेरे कान पर बैठकर रो रही है। इतनी बात सुनकर शावेज़ थोड़ा-सा गुस्सा हुआ। उसने कहा कि अगर ये सब तुम्हारे साथ कल भी हुआ था और अब हुआ है, तो तुमने तभी मुझको क्यों नहीं उठाया? वो जल्दी से टेंट से बाहर निकले अपना सारा सामान लपेट कर। उसने कहा कि हम अभी वापस रूम में जाएँगे, अपने होटल में चेक इन करेंगे इसी वक़्त। इतने में ये अपना जो दुपट्टा था उसको ढूँढने लगी। जब ये लोग बाहर आए और इसका दुपट्टा इसको नहीं मिला, तो इसने देखा कि इसका जो दुपट्टा था वो उस बोनफायर में, वो जो छोटी-छोटी लकड़ियाँ इन्होंने जलाई हुई थी, आधा उसमें जल चुका था। अब बिना कोई परवाह किए ये लोग वहाँ से जल्दी भागने लगे क्योंकि इनके दिल का जो डर था वो बढ़ने लगा। रास्ता थोड़ा पथरीला था और ये लोग जैसे ही वहाँ से ऊपर की तरफ भाग रहे थे क्योंकि इन्हें ऊपर ही जाना था। जो इनका होटल था वो इस पहाड़ी इलाके पर ऊपर मौजूद था और ये एक ऐसी जगह पर मौजूद थे जो कि नीचे के पहाड़ी का हिस्सा है। ये लोग ऊपर की तरफ भागने लगे। अब भागते वक़्त साइमा के हाथों पर, कलाइयों पर लगा जैसे किसी के नाखूनों के निशान इसको लग रहे हैं। जैसे कोई इसकी कलाइयों पर नाखून मार रहा है और हल्का-हल्का सा खून इसके हाथों से बहने लगा। लेकिन इस चीज़ को अनदेखा करते हुए उनके दिल का डर उनके दिमाग पर इतना ज़्यादा हावी हो चुका था कि वो अपने ज़ख्मों को भूलकर सिर्फ़ और सिर्फ़ होटल की तरफ भाग रही थी। होटल में चेक इन किया, अपने रूम में पहुँचे। बड़ी मुश्किल से साइमा जो थी वो बेड पर गई। उसको जो उसकी पलकें थी वो भारी होना शुरू हो गई। लेकिन शाविज़ की नींद शायद इस वक़्त उड़ चुकी थी। समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इतने में उसने लाइट ऑन की, वो साइमा सो गई। लेकिन शाविज़ सारी रात उस हादसे के बारे में सोचता रहा। अब अगली दिन लगभग आधे से ज़्यादा दिन गुज़र गया और जो हुआ उसको मैं कैसे आप लोगों तक पहुँचाऊँ ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। सावेज ने देखा कि शाम के 6 बज चुके हैं और साइमा अभी तक सो रही थी। उसने साइमा को उठाने की कोशिश की। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद जैसे ही वो जागी, उसने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया था? तुम कल से इस वक़्त तक सो रही हो। क्या सब ठीक है? इज़ एवरीथिंग ऑलराइट और समथिंग? अब उसने हड़बड़ी में चारों तरफ देखा और उसने उससे कहा कि हाँ, मैं थोड़ी नॉर्मल हूँ, मुझे नहाना है। और वो नहाने के लिए बाथरूम में जाने लगी, जो कि उस कमरे से अटैच था।
अब जैसे ही वो उस बाथरूम में पहुँची, तो वहाँ पर एक टब मौजूद था। हालाँकि ठंडे इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में गर्म पानी का उन्होंने होटल वालों ने इंतज़ाम किया हुआ था। जैसे ही ये टब में इसने एंटर किया, अब ये टब में बैठकर नहाने लगी, तभी उस टब का जो नॉर्मल पानी था, उसका टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया और इसके साथ फिर से वही चीज़ होने लगी जो इसके साथ कल रात हुई थी। इसके जो हाथ थे, वो टैप पर, उस टब पर, उसके साइडों पर जाम हो चुके थे। जो उसका पानी था वो उबलने लगा, इसकी जो खाल थी, इसके पैर, इसके हाथ, वो झुलसने लगे। लगा जैसे किसी ने बिल्कुल जलती हुई चिता पर इसको लेटा दिया हो। अब ये अपने आप को बिल्कुल जड़ हो चुकी महसूस कर रही थी। इसने गले से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन इसके साथ फिर से वही सब कुछ रिपीट हो रहा था। बड़ी मुश्किल से इसने अपनी जो गर्दन थी दूसरी तरफ घुमाई और देखा कि बाथरूम के दरवाजे पर एक काला साया मौजूद था, जिसकी लाल आँखें इसको दिखाई दे रही थी। उसको देखने के बाद इसके गले से ऐसी चीख निकली कि ये बेहोश होकर उस टब में गिर पड़ी। बाहर रूम में बैठे शाविज़ को उसकी चीख की आवाज़ आई और उसने अंदर से लॉक्ड हुए बाथरूम को, उसके दरवाजे को तोड़कर ये अंदर गया। उसको टब से बाहर निकाला। होश में लाने के बाद जैसे ही उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया था? तुम कैसे बेहोश हो गई? लेकिन जब साइमा उठी, तो उसने शावेज़ के सवालों का जवाब बहुत स्ट्रेंजली बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजली उसने रिप्लाई किया। उसने कहा कि मुझे वहाँ पर एक छिपकली दिखाई दे गई थी और उसको देखने के बाद जैसे ही मैं चिल्लाई, तो मेरे सर पर एक टैप लग गई पानी की, जिससे शायद मैं बेहोश हो गई। उसने सच्चाई शावेज़ से छुपा ली। उसने सारी बातें शावेज़ ने अपनी माँ को कॉल किया और उसको अपनी माँ को बताया। उसकी माँ ने कहा कि बेटा, मैंने तुमको पहले ही वहाँ जाने से मना किया था, तुम वहाँ से तुरंत वापस आ जाओ। लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी। शावेज़ वहाँ पर मौजूद एक पुरानी बेंच, जो काफ़ी ज़्यादा भारी थी, लगभग 4 से 5 लोग उसको सरकाने के लिए लगते। उसने जल्दी से अपना बैग उस पर रखा और अपने कपड़े वो पैक करना शुरू किए। इतने में साइमन ने उसकी तरफ देखा, उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि हम अपना हनीमून कहीं और मना लेंगे, लेकिन ये जगह अब मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। साइमा ने 2-3 बार प्यार से उसकी इस बात को डिनाई किया, लेकिन जब उसकी बात इसके कानों पर कोई भी असर नहीं कर पाई, साइमा इसके पास आकर खड़ी हुई। इसका जो बैग था, जो लगभग अब कपड़ों से भर चुका था, उसने एक हाथ से उठाया और दीवार की तरफ देकर मारा और चिल्लाकर उस बेंच में एक ऐसी लात मारी, जो वो बेंच दूसरी दीवार के सहारे जाकर के लगी। उसकी जो पुतली थी आँखों की, वो ऊपर की तरफ चली गई और उसने चिल्लाकर कहा कि मैं यहाँ से तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगी। उसकी जो आवाज़ थी, वो लगभग बदल चुकी थी। ये देखकर हाई टेक सिटी में पला-बड़ा शावेस इस बात को मानने पर मजबूर हो चुका था कि पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स, भूत, पिशाच, ये सब कुछ रियल वर्ल्ड में एक्सिस्ट होते हैं। और उसकी जो चिल्लाने की आवाज़ थी, उसका जो मेज़ को दूसरी दीवार पर देकर मारना था, ये इतनी तेज़ आवाज़ के साथ हुआ था कि आसपास के जो रूम में मौजूद कपल थे, वो लोग भी इनके जो डोर था, इनके दरवाज़े पर आकर उन्होंने दस्तक दी। लेकिन इतना सब होने के बाद ही साइमा बेहोश हो चुकी थी। चिल्लाने के बाद वो ज़मीन पर गिर चुकी थी। वो लोग अंदर आए, इतने में ही भागा-भागा उस होटल का मैनेजर इस रूम में आया। उसने शावेज़ से पूछा कि सब क्या हो रहा है, सब ठीक है? शावेज़ इतना ज़्यादा बिल्कुल ऐसे हड़बड़ाया हुआ था, उसने अपनी सारी बात उस मैनेजर को बता दी। उसके साथ पिछले 2-3 दिन से जो कुछ भी हुआ, उसने सब कुछ बिना सोचे-समझे मैनेजर को बता दिया। मैनेजर ने उसकी बात सुनी और कुछ पल के लिए वो खामोश रहा। अचानक उसने ज़ोर से चिल्लाया और कहा कि तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आता है? वो जगह नवविवाहित जोड़ों के लिए नहीं है, या वो किसी भी ऐसे आम इंसान के लिए नहीं है कि वहाँ पर जाया जाए। तुमसे किसने कहा था वहाँ जाने के लिए? तभी मैनेजर ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी बीवी का कोई अंग-वस्त्र या तुम्हारी कोई ऐसी चीज़ वहाँ पर छूटी तो नहीं रह गई? तब इसने कहा कि हाँ, साइमा का दुपट्टा वहाँ पर रह गया था। मैनेजर ने इसका हाथ पकड़ा और कहा कि जल्दी वहाँ चलो। ये लोग वहाँ पर पहुँचे
तो मैनेजर ने देखा कि बोन फायर में साइमा का आधा दुपट्टा जल चुका था और आधा दुपट्टा उस झील में मौजूद था। ये मंजर कितना भयानक हो सकता था, इसका अंदाज़ा शावेज को नहीं था, लेकिन मैनेजर इसका खतरा भांप चुका था और वो जल्दी से हड़बड़ाया हुआ वहाँ से भागने लगा। वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर भागने के दौरान वो उस मंदिर के सामने आकर के खड़ा हुआ जहाँ पर उन लोगों ने पूजा की थी। शावेज उसके पीछे पीछे पूछा और उससे पूछा कि क्या हुआ, आप ऐसे हड़बड़ाए हुए क्यों? उसने कहा कि तुम्हारी बीवी पोजेस्ड हो चुकी है, यहाँ पर आना मना है। तुम्हारी बीवी का आधा दुपट्टा इस श्रापित झील में है, यहाँ से वापस लौट कर जाना। मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि हो पाएगा या नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। वो जल्दी से उल्टे पैर रूम की तरफ भागने लगा। इतने में शावेज रूम में पहुंचा तो देखा कि वहाँ का जो मंजर था वो पूरी तरह से चेंज हो चुका था। साइमा के हाथों पर लगे नाखूनों के जो निशान थे उनमें से खून बहना शुरू हो चुका था। ये उसको बेड पर लेटा करके गया था और देखा कि वो सफ़ेद चादर अब खून में लाल हो चुकी थी। इसकी दोनों कलाइयों पर लगे नाखूनों के जो निशान थे वो इतने गहरे हो चुके थे कि उनमें से लग रहा था जैसे खून की नदियाँ बाहर आ गई। और ये मंजर इतना ज़्यादा ख़तरनाक था कि जब ये स्टोरी मेरे सामने आई तो मैं भी हैरान था कि क्या ऐसा सच में हो सकता है। ये हड़बड़ा गया। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए मैं इसका ये पहला पार्ट यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर आप लोग इस कहानी को आगे जानना चाहते हैं तो इसका पार्ट 2 देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे कमेंट कर सकते हैं। ये इतनी ज़्यादा भयावह स्टोरी है कि आप इसका एंड गैस नहीं कर सकते और ये एक सच्ची घटना पर आधारित है।